अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ ETU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 19 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट 5 है ये। इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 101 से लेकर टॉपिक नंबर 106। इस लेक्चर में जो हाईलाइटेड नोट्स मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद स्टिकी नोट्स के साथ, जो आपको हेल्प करेंगे इस पूरे लेक्चर को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जियान पियागेट, जो कि कॉन्जाइटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनकी स्टडी की स्टेजेस हैं स्टेज 1 से लेके 5 तक, वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो हम अपने हैंडआउट्स की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है, देखें कि जियान पियागेट जो हैं वो स्विस साइकोलॉजिस्ट जो हैं पेस्टालोजी, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट, पेस्टालोजी इनका नाम है। इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे जियान पियागेट जो थे। ये अमेरिकन जो पेस्टोलॉजी थे, ये अमेरिका नोटिस इन द 50s एंड 60s के अंदर जो है इन्होंने अमेरिका के अंदर जो है इनको नोटिस किया जाने लगा। टेक्स्ट जो हैं, जो मुख्तलिफ लिटरेचर जो है वो हमें रिमाइंड करता है कि उनकी जो थ्योरीज़ हैं वो कोई फैक्ट पर रिलेटेड नहीं थी, और इनको जो है एज अ सजेशन जो है वो हम ले सकते हैं। अब जो जियान पियागेट हैं, इनसे कौन लोग इन्फ्लुएंस हुए, जो साइकोलॉजिस्ट इनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं उनमें जो हैं टेलर हैं, टाबा हैं, बर्नर हैं, कोलबर्ग हैं एंड मैनी मोर, और इससे ज़्यादा भी हैं। जो यहाँ पर जिक्र हुआ है टेलर, टाबा, बर्नर और कोलबर्ग का हुआ है, और जो हमारे ऑफिशियल लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी इनकी बस थोड़ी बहुत हमें डिटेल दी गई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं बताया गया हमें। तो आप बस ये जहाँ पर जितना दिया गया है इतना ही इनके बारे में याद कर लें। मुझे नहीं लगता कि कोई क्विज़ वगैरह या कोई क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो टेलर जो हैं उन्होंने वेरियस असेसमेंट की जियान पियागेट की स्टडी के अंदर। टैबा ने जो है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन उनके इतने इनफ कनेक्शंस नहीं बनते। बर्नर ने जो है वो स्टेजेस बनाई हैं, जैसे कि पियागेट के स्टेजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्टेजेस बनाई, लेकिन बट आर रिविजिट टू डेवलप इन कम्प्लेक्सिटी, यानी कि पियागेट की जो स्टेजेस हैं वो थोड़ी सी सिंपल हैं, और बर्नर जो है उनको थोड़ा डिटेल में जाके और कम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो उसको डिफ़ाइन किया है। कोलबर्ग ने इन पियागेट की स्टडी के अंदर मॉरल स्टेजेस में उसको डिफ़ाइन किया है। तो ये लेक्चर टॉपिक नंबर 101 था। 102 में जो है जियान पियागेट कंजैक्टिव डेवलपमेंट स्टेज 1 के बारे में बात हो रहा है। कंजैक्टिव डेवलपमेंट, हम ऊपर जो लेक्चर कवर करके आए हैं, जो टॉपिक कवर करके आए हैं, उसमें कंजैक्टिव साइकोलॉजी की हम एक डिटेल डेफिनेशन लेकर आए। यहाँ पर जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए उनके लिए मैं बता दूँ, कंजैक्टिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर थिंग्स आउट, यानी कि एक बच्चे जो हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, और किस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं कि भाई किस तरीके से वो फिगर आउट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को। ये जो सारा सेटअप जो कहलाता है कॉन्सेप्ट, ये कंजैक्टिव डेवलपमेंट कहलाता है। तो पहली जो स्टेज है वो सेंसोरी मोटर है। सेंसरी मोटर्स कह सकते हैं हम इसको, लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स तक, यानी कि ये जो स्टेज होती है पियागेट के मुताबिक बच्चे के पैदा होने से लेकर 2 साल तक रहती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने सेंसेस इस्तेमाल करता है और मोटर स्किल्स जो हैं वो बढ़ाता रहता है। मोटर स्किल से मुराद क्या है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो खुद से करवट भी नहीं ले सकता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरता है तो वो हाथ पैर मारना शुरू करता है, करवट भी लेना शुरू करता है। फिर हम देखते हैं कि वो घुटनों के बल क्रॉल करना शुरू कर देता है फ्लोर के ऊपर। ये सारी चीज़ें आती हैं। बिगिन टू यूज़ लैंग्वेज टू इमिडिएट और रिप्रेजेंट द इन्वायरमेंट, यानी कि वो थोड़ी बहुत रोता है और थोड़े बहुत अल्फाज जो है टूटे फूटे बोलना शुरू करता है अपने इन्वायरमेंट में जो चीज़ें वो देख रहा होता है। इकोसेंट्रिक होता है। इकोसेंट्रिक से मुराद ये है कि बच्चा जो होता है वो सिर्फ अपने आप को जानता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती, और उसकी क्या ज़रूरतें हैं। उसे बस उसका मकसद बस ये होता है उसने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। वो ज़िद करता है, आप देखते हैं वो चिड़चिड़ापन करता है, रोता है। अगर आप उससे कोई अच्छी चीज़, जिस चीज़ से उसको नुकसान भी हो सकता है, तो वो बच्चे उल्टे काम भी करते हैं। अगर आप उनसे उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनकी भलाई के लिए रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िद करते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और चिड़चिड़ापन करते हैं, हालांकि आप उनके फ़ायदे के लिए रोक रहे होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि ईगो सेंट्रिक होते हैं, उनको बस अपनी आप का होता है, वो ही कैन नॉट अदर पीपल, वो किसी और के पर्सपेक्टिव को नहीं देख सकते। टॉपिक 103 है जियान पियागेट स्टेज 2 है। स्टेज 2 जो है वो एसेमिलेशन है। एसेमिलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड फुली अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़, यानी कि आप जो है जो इन्फॉर्मेशन है और आइडियाज़ जो है उनको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं इस स्टेज के ऊपर। द इनकॉर्पोरेट न्यू आइडियाज़ इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा और कॉन्सेप्ट आईपीटी बॉल, यानी कि जब बच्चा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप उसको दिखाते हैं कि भाई ये बॉल है, आप उसके सामने बॉल दिखाते हैं। तो आप एक बॉल जो है वो ऑब्वियसली राउंड शेप की होती है, ग्रीन कलर की जो होती है, जो टेनिस बॉल होती है क्रिकेट में यूज़ होती है,
वो ग्रीन कलर की होती है, थोड़े बहुत बाल उसके ऊपर उभरे हुए होते हैं, ग्रॉसी टाइप की होती है। तो आप जब बच्चे को दिखाते हैं तो वो उसके अलावा अगर कोई और राउंड चीज़ भी आपको दिखाते हैं तो बच्चा उसको बॉल ही समझता है। तो जिस तरीके से वो फर्स्ट आप उसको बॉल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो दूसरी राउंड चीज़ों को भी बॉल ही अज्यूम करता है। When a child adapt his her existing ideas fit new understanding, जब आप उसको दूसरी बॉल हल्के हल्के देना शुरू करते हैं, एक बॉल बहुत छोटी होती है, दूसरी बॉल बहुत बड़ी होती है, तीसरी बॉल जो है वो जैसे रग्बी गेम होता है उसकी बॉल जो है वो ओवल शेप की होती है, तो वो नए नए आइडियाज़ जो हैं वो देखना शुरू करता है। तो उसकी जो थॉट प्रोसेस है और उसकी जो समझने की सलाहियत है वो चेंज होना शुरू होती है। अकोमोडेशन जैसे यहाँ पर है, समथिंग सप्लाइड टू फॉर कन्वीनियंस और सेटिस्फाई आर नीड, यानी कि कोई चीज़ उसको दी जाए कि भाई इस चीज़ से उसकी सेटिस्फाई हो सकती है नीड। जैसे बच्चा रो रहा है तो आप उसको कोई खिलौना खेलने के लिए दे देते हैं, इसमें लाइटें वगैरह लगी होती हैं, इस तरीके के मामलात करते हैं, तो वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो वो खुश हो रहा होता है। तो एसिमिलेशन क्या है? फिलिंग इन्फॉर्मेशन इन एक एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि एक चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसको कि भाई ये देखें ये बॉल है, ये इस टाइप की होती है, फिर उसको चेंजिंग स्कीमा टू फुट न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि उस चीज़ को चेंज करके आप उसको दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस तरीके से जो है इन दोनों प्रोसेस के ऊपर बच्चे की जो है लर्निंग हो रही होती है, ये प्रोसेस लर्निंग का कहलाता है। इसमें जैसे कि ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन होती है, एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो एक्सप्लोर करता है और मैनिपुलेट करवाते हैं आप उसको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स के, जिसको देख के वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से समझता है कि ये क्या है क्या नहीं है। रियलाइजेशन दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन रिमोट फ्रॉम व्यू, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है अगर उसके पास से हटा भी लिए जाएँ, आप दिखाते हैं उसको कि भाई ये चीज़ जो है वो दूर गिर गई, आप बॉल या किसी चीज़ से वो खेल रहा होता है उसको तंग करते हैं तो हटा देते हैं, तो जब हवा हट जाती है फिर भी वो अज्यूम कर रहा होता है, यूँ करके देख रहा होता है कि उसको इतनी सलाहियत उसकी हो जाती है कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, अभी हटी नहीं है। टॉपिक नंबर 104 है जियान पेगेट कंजक्टिव डेवलपमेंट स्टेज 3 है, ये प्रीपोरेशनल स्टेज कहलाती है। इसकी ये 2 साल से लेकर 7 ईयर तक जाती है। द चाइल्ड कैन स्पीक एंड प्रिंट वर्ड्स, यानी कि इसके अंदर जो है वो चाइल्ड जो है वो बच्चा बोलना शुरू करता है और उसको कुछ चीज़ें जो है वो लिख लेता है। अब ये स्टेजेस जो ईयर्स मेंशन किए हुए हैं ये ज़रूरी नहीं है वो ईयर्स हों, इससे पहले भी हो सकता है और इसके बाद भी हो सकता है। तो ईयर्स जो हैं बाद में तो नहीं, खैर पहले भी हो सकता है, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं वो 1.5 साल में 1 साल में बोलना शुरू कर देते हैं और 1.5 साल के बाद या 2 साल से पहले बोलना शुरू कर देते हैं। हिज मेमोरी एंड इमेजिनेशन डेवलप, उसकी मेमोरी डेवलप होना चाहिए, इमेजिनेशन उनकी डेवलप हो जाती है, थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है लेकिन इतनी ज़्यादा लॉजिकल नहीं होती। मच ईगो सेंटरिंग थिंकिंग अगर, यानी कि वो अपना ईगो सेंटरिंग ही होता है अभी भी, वो अपने आप में अपनी उसकी लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, वो दूसरों की उसको फिक्र नहीं होती इतनी। ही लर्न दैट सिंपल रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, वो उसको समझ में आता है कि ये जो सिंबल है ये किसी चीज़ का निशान है। जैसे कि आप उसको दिखाते हैं जैसे स्टॉप का सिंगल होता है, या जिस तरीके से हम सिंबल्स को समझते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इस तरीके से आप उसको सिंबल्स दिखाते हैं तो वो समझना शुरू करता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये रेड है तो इसको हाथ नहीं लगाना है। इस तरीके से जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो सिंबल्स को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना शुरू करता है। रैपिड एक्सपेंशन होती है वोकेबुलरी की एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि मदर टंग जो है वो अपनी सीख जाता है और बच्चे को पता चल रहा होता है कि मम्मा कौन है, डॉक्टर कौन है, सुपरमैन क्या है, ये छोटी बहुत चीज़ें जो है उसके समझ में आना शुरू हो जाती हैं। टॉपिक नंबर 105 है स्टेज 4 है, ये स्टेज शुरू होती है 7 साल या इससे कुछ अर्सा पहले से लेके और ये जाती है 11 साल तक। द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू डू सिंपल मैथ एंड मेजरमेंट विद मैनिपुलेटिव्स, यानी कि चाइल्ड जो है अब इस काबिल हो जाता है कि वो सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजरमेंट जो है वो कर सकता है। मैनिपुलेटिव्स क्या कहलाते हैं ये देखें, यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, ये जो है मैनिपुलेटिव्स होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए टीचर जो है वो बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से मैथ करनी है और क्या चीज़ें करनी है। तो इनकी मदद से वो छोटी मोटी मैथ की कैलकुलेशन जो है वो करना शुरू करता है। जैसे 1 2 3 4 आप बोलते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, इस तरीके की चीज़ें जो है वो बच्चा करना शुरू करता है। ही बिगन टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, और उसको ये भी समझ में आना चाहता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं, जैसे किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखें तो इससे चोट लगेगी, दीवार में जोर से सर मारूंगा तो इससे मुझे चोट लगेगी, ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, ये सारी चीज़ें उसको समझ में आना शुरू करती हैं। ही कैन थिंक अबाउट रियल कंक्रीट थिंग इन अ सिस्टमेटिक वे, अब वो जो है वो कुछ चीज़ों को सोचना शुरू करता है, एक सिस्टमेटिक वे में लेता है, लेकिन बट कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आती, बट कैन नॉट अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। जैसे रेफर टू एंटायर दे हैव नो फिजिकल और स्पेशल कंस्ट्रेंट्स बिकॉज दे हैव नो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि आप उसको अगर एक मफरूज़ा समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, गैस इस वजह से हमें नज़र नहीं आती क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। यानी कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी अगर आप बच्चे को इस स्टेज में समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगी। और अब वो जो है इतना ईगोसेंट्रिक नहीं लेता, उसको समझ में आता है कि दूसरे लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको आप सिंपल मिसाल यूज सकते हैं
कि बच्चा जो है माँ बाप से बहुत ज़्यादा इंगेज होता है 7 to 11 ईयर्स के दौरान, उनके पैर दबाता है, उनकी खिदमत करता है, पानी ला के दे देता है, अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को उनके लिए छोड़ता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 106 है, इसमें स्टेज 5 का जिक्र हो रहा है। कंक्रीट ऑपरेशनल कंजर्वेशन मीन, यानी कि द अमाउंट, वेट, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ थिंग स्टे द सेम इवन व्हेन द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज और ग्रुप इज चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉर्ट ग्लास ऑफ वाटर इज द सेम अमाउंट अ टाल ग्लास ऑफ वाटर हाफ फुल ऑफ वाटर। यानी कि स्टेज 5 के अंदर जो है उसको कंक्रीट ऑपरेशनल चीज़ें समझ में आ जाती हैं, उसको वेट, वॉल्यूम, अमाउंट का पता चलता है। जैसे कि आप अगर एक छोटा बच्चा हो जो कि 11 साल से 7 साल से छोटा हो, उसको अगर आप नोट वगैरह दिखाएं, एक तरफ 100 का नोट रखें और दूसरी तरफ आप जो है वो 10 रुपये के 5-6 नोट रखें, तो वो 100 का नोट नहीं लेगा, बल्कि 5-6 नोट जो हैं वो आपके हाथ से ले लेगा। वो फोकस होगा क्वांटिटी पे कि जो ज़्यादा क्वांटिटी है तो ये ज़्यादा है तो वो ले लेगा। लेकिन जब कंक्रीट और ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएंगे, स्टेज 5 के अंदर, तो पियागेट ये कहते हैं यहाँ पर कि वो जो है उसको वैल्यू समझ में आ जाती है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो 100 रुपीज़ का नोट पिक करेगा, ना कि 10 रुपीज़ के 5 नोट्स। इसी तरीके से ग्लास जो है, अब इस स्टेज में उन्होंने ये भी दिखाया कि थोड़ा बहुत तो अक्लमंद होगा कि उसको वैल्यूज़ वगैरह समझ में आ जाएंगी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं वो उसको अभी भी समझ में नहीं आएंगी। किस तरीके से, जैसे आप एक छोटा सा गिलास लें जो कि उसके डायामीटर में बड़ा हो और एक गिलास जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो, दोनों में पानी सेम आ सकता है, लेकिन अगर आप एक बच्चे को बोलेंगे पिक करें तो वो जो है वो बड़ा वाला गिलास पिक करने की कोशिश करेगा, ज़्यादातर चांसेस में कि वो लंबा है तो इसमें ज़्यादा होगा। तो वो इस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, उसको समझ में आएगा, वो इतना ऑपरेशनल हो जाएगा, इतना उसका दिमाग जो है डेवलप हो जाएगा कि वो अपने दिमाग को एनालाइज करके जिस चीज़ में उसको अच्छाई और बुराई में फ़र्क करके अपने लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ है उसको पिक करना शुरू कर देगा। तो गाइस, ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई आपकी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आपको पता है, क्विज असाइनमेंट जीडीपीज़ जो हैं वो आ गए हैं। अगर इनका सोल्यूशन जो है हम अपने चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर देते हैं। जैसे ही आते हैं तो उसी दिन हम अपलोड कर लेते हैं ताकि आप इजीली उसका सोल्यूशन बना सकें, क्योंकि 2 से 3 दिन का टाइम होता है हमेशा क्विज असाइनमेंट और जीडीपी में। तो हम फर्स्ट डे ही अपलोड कर देते हैं ताकि उसको देख के आपको हेल्प मिल जाए और आप अच्छे तरीके से अपने असाइनमेंट जीडीपी क्विज को पिक कर सकें और एक अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही हम कोई सोल्यूशन डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन में वो वीडियो आ जाए और आप उसको देख के अपने असाइनमेंट क्विज और जीडीपी को सॉल्व कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।